फॉरेन एलएलपी गाइस, अभी 3 डेफिनेशन और देख लेते हैं, 3-4 जो भी है, राइट, एंड देन आगे बढ़ते हैं। फॉरेन एलएलपी, इट मींस अ एलएलपी फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच एस्टैब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। जैसे फॉरेन कंपनी पढ़ा था ना, ठीक वैसे ही कंपनी का जन्म कहां पे हुआ था, आउटसाइड इंडिया, बट बिजनेस कहां पे करती थी, इंडिया के अंदर। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा बोला कि भैया ये एलएलपी जो है ना, उस एलएलपी का जन्म हुआ है आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। एलएलपी फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, कि जिसका यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस है, सिंपल है, ठीक है। एलएलपी, एलएलपी का मतलब क्या होगा, अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दीज। एलएलपी का मतलब क्या हुआ, आपने पार्टनरशिप बनाया है, रजिस्टर्ड किया है, अंडर विच एक्ट, एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी का एग्रीमेंट मतलब 2 या 3 या 5 जितने भी पार्टनर्स है, उन्होंने साथ में मिलके एक चीज के ऊपर कंक्लूजन लाया है और वो अग्री हुआ है कि हम इस हिसाब से हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर रखेंगे, उसको बोलते हैं एलएलपी एग्रीमेंट। समझिए, इट मींस एनी रिटन एग्रीमेंट, ओहो, any written agreement between the partners of the LLP, between the LLP and its partner, which determines the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to that LLP। मतलब एक दूसरे के इंटरनली क्या राइट्स है, उनका एलएलपी में क्या राइट्स रहेगा, राइट, एंड एलएलपी का यहाँ पे क्या राइट्स रहेगा, वो वहां पे आपको डिसाइड करना है, और वो सब कुछ लिखा हुआ होगा एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर। पार्टनर बोले तो जो जो एलएलपी एग्रीमेंट में एज अ पार्टनर डिफाइन किया गया है, एंड जो बंदा एलएलपी में क्या लेके आता है गाइस, कंट्रीब्यूशन लेके आता है, मतलब शेयर कैपिटल लेके आता है। कंपनी के लिए वो शेयर कैपिटल है, यहां पे वो कंट्रीब्यूशन, सिंपल। यस गाइस, दिस इज व्हाट द डिफरेंस, दिस इज व्हाट द डेफिनेशंस ऑफ एलएलपी एक्ट। सेक्शन 4 गाइस, एलएलपी का सेक्शन 4 नॉन, ये क्या बोलता है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एलएलपी को, ये जो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है गाइस, राइट, ये एलएलपी को पार्टनरशिप एक्ट जो आप पढ़ के आए 1932 इज नॉट एप्लीकेबल। एलएलपी को पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, समझना, ठीक है। पार्टनर्स, सेक्शन 5, पार्टनर्स किसको बोलते हैं गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला, पार्टनर्स इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर। क्या बोला मैंने आपको, पार्टनर्स मतलब जो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पैसा लेके आते हैं, तो यहाँ पे पार्टनर्स पैसा लेके आता है। एन इंडिविजुअल, ये कोई पर्सन भी हो सकता है इंडिविजुअल, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, मे बी अ पार्टनर इन द एलएलपी। मतलब के सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, सचिन एजुकेशन एलएलपी में पार्टनर बनना चाहता है, तो क्या वो बन सकता है, द आंसर इज यस, बन सकता है। हाउएवर एन इंडिविजुअल shall not be capable of becoming a partner of LLP। अगर एक इंडिविजुअल एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता, अगर वो पागल है, दिमागी संतुलन नहीं है, उसका अनसाउंड माइंड बोलेंगे गाइस उसको, वो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, मतलब पार्टी उठी गई, बापू उठी गया, देवाड़ो फूकी दी दूस, बापू है, दिवाला निकल चुका है, इंसॉल्वेंट बोलते हैं उसको गाइस, राइट, तो वो नहीं बन सकता पार्टनर। एंड तीसरा, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके लिए उसने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन कर दी है, बट अभी उसकी बारी नहीं आई है, कोर्ट बहुत बिजी है, उसका एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, बट उसने खुद ने तो एक्सेप्ट कर लिया है ना कि भैया मारू देवाड़ू निकली गई उधर, राइट, मेरा दिवाला निकल चुका है, मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूं, तो उस केस के अंदर गाइस वो तब भी, भले उसका एप्लीकेशन अभी उसका टर्न आया नहीं है, बट टर्न आएगा तब कोर्ट क्या बोलेगा, ठीक है भैया हम इस पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं, है ना। सो कानून ने बोला अनसाउंड माइंड का, दिमागी संतुलन नहीं है, सठिया गया उसका दिमाग, राइट, ऐसा बंदा जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या जो जो जिसने इंसॉल्वेंट होने के लिए एप्लीकेशन कर रखा है, उसका एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, उसका टर्न नहीं आया है, ये तीनों लोग पार्टनर नहीं बन सकते। बाकी तो आप जिसको पार्टनर बनाना चाहते हो, चाहे फिर वो इंडिविजुअल हो
या चाहे फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट हो। सो इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट दोनों क्या कर सकते हैं गाइस, पार्टनर बन सकते हैं फॉर श्योर। इज दिस क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर गाइस, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर। मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए रे बाबा? यहाँ पे इसने बोला कि भैया जो आपका एलएलपी है इसमें मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए। इफ एट एनी टाइम, अगर आपके नंबर ऑफ पार्टनर एलएलपी के रिड्यूस्ड हो गए बिलो 2, एंड अगर ये एलएलपी बिजनेस कंटिन्यू करता है 6 महीने से भी ज्यादा पीरियड के लिए, while number of member is reduced, तो जो अकेला बंदा है, the person who is the only partner of the LLP during the time that is so carries on the business after those 6 months, has the knowledge of the fact that it is carrying on the business with him alone, shall be liable personally for the obligation of the LLP incurred during that period. सब नहीं समझ में आया? इस बेटा पता है मेरे को नहीं समझ में आया, राइट? आ जाइए गाइस, ये देखिए मैं बताता हूं आपको क्या लिखा है। एक एलएलपी था, सचिन एजुकेशन एलएलपी। बड़े ध्यान से समझना गाइस, इस चीज के अंदर डाउट नहीं आना चाहिए, इतना टिप टॉप तरीके से समझाऊंगा। इसके अंदर 2 पार्टनर्स, एक सचिन ठक्कर एंड दूसरे पाठक सर। हम 2 मिलके ये सचिन एजुकेशन एलएलपी चला रहे थे। अभी आप लोग को मालूम है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हम दोनों की लायबिलिटी जो होगी वो क्या रहेगी गाइस? इसके गुणधर्म, इसके फीचर्स बोलिए। इसकी हम दोनों की लायबिलिटी क्या रहेगी गाइस? लिमिटेड रहेगी। अभी हुआ यूं के 13 अगस्त, आज के दिन पे 13 अगस्त 2021 में मेरी डेथ हो गई, मैं भगवान के घर चला गया, समझना। अभी कितने पार्टनर्स हो गए? 2 पार्टनर्स थे गाइस, इसमें मेरी डेथ हो गई, राइट? तो अभी कितने पार्टनर्स हो गए? नाउ 14 अगस्त से अगर हम देखने जाए या 13 अगस्त से, राइट? सो ओनली पाठक सर इज द पार्टनर। बिकॉज मेरी तो डेथ हो गई है, या फिर मैं छोड़ के चला गया हूं, मैंने रिजाइन कर दिया है, राइट? या फिर मैं इनकैपेबल हो गया हूं, मैं कोमा में चला गया, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं कोमा में चला गया, वॉट एवर द रीजन में बी। अभी इन शॉर्ट में सचिन एजुकेशन एलएलपी के अंदर जुड़ा हुआ नहीं। अभी 14 अगस्त से पाठक सर अकेले पार्टनर, इन्होंने ये बिजनेस है ना सचिन एजुकेशन एलएलपी का, हम बच्चों को पढ़ाते थे, वो बिजनेस कंटिन्यू रखा। कानून ये बोलता है कि देख भाई, अगर पाठक सर 6 महीने तक नया पार्टनर लेके आ जाते हैं ना तो कोई इश्यू नहीं है। 6 महीने कब होंगे? 14 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 13 फरवरी 2022 तक ये 6 महीने होते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना गाइस, 6 महीने 13 फरवरी 2022 तक होते हैं। अगर पाठक सर 14 अगस्त से 13 फरवरी तक नया पार्टनर लेके आ जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। बट अगर 13 फरवरी तक नया पार्टनर नहीं आया, फिर भी पाठक सर ने आफ्टर 6 months, दैट इज आफ्टर 13 फरवरी 2022 कंटिन्यू किया है द बिजनेस ऑफ एलएलपी। तो कानून ये बोलता है 13 फरवरी 2022 के बाद जितना भी नया लायबिलिटी एलएलपी का क्रिएट होगा उसके लिए पाठक सर अकेले अनलिमिटेड लायबिलिटी में रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। आई रिपीट, 6 महीने खत्म होने के बाद ये अकेला पार्टनर, अगर इनको मालूम है कि मैं अकेला हूं, अभी मेरी डेथ हो गई है, वो तो मालूम ही होगा ना, राइट? सो ऐसा मान के चलते कि उनको मालूम है 13 फरवरी के बाद अगर ये अकेले पार्टनर है, इन्होंने कोई नया पार्टनर नहीं लाया है, एंड अगर ये बिजनेस कंटिन्यू रखते हैं, आई रिपीट, तो जो डेट पहले वाली ना सर, 13 फरवरी के बाद 6 महीने खत्म होने के बाद, मतलब 13 फरवरी के बाद जितना भी જેટલું પણ નવું દેવું થાય
LLP નું જેટલું પણ નવું દેવું થાય એના માટે પાઠક સર એકલા રિસ્પોન્સિબલ રહેશે અને એ પણ અનલિમિટેડ. ત્યાં પછી તમારે એવું નહીં કહેવાનું કે એની લાયબિલિટી તો લિમિટેડ છે. નોટ એટ ઓલ ગાઈસ. પાઠક સર only the person will be responsible after 13th February 2022 if any debt occurred after completion of 6 months from the death or the resignation of the earlier partner. समझे गाइस? मतलब के बुद्धि वाला पर्सन होगा क्या करेगा, राइट, कि 6 महीने में नया पार्टनर क्या कर देगा गाइस, इंट्रोड्यूस कर देगा और वो ला देगा, सो दैट उनकी लायबिलिटी कभी भी अनलिमिटेड ना हो. अब इंग्लिश में पढ़िए गाइस इस चीज को, ये पढ़िए इसको, क्या लिखा है, इफ एट एनी टाइम, पढ़िए गाइस, if at any time the number of partner is reduced below 2 and the LLP carry on the business for more than 6 months, 6 महीने से भी ज्यादा पीरियड, 6 महीने तक कोई इशू नहीं है, 6 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए भी बिजनेस चालू रखा, जब उनके पार्टनर जो थे वो तो कम थे, 2 होने चाहिए, नहीं थे, द पर्सन मतलब पाठक सर जो अकेले पार्टनर है अभी, during the time that it so carries on the business after those 6 months, 6 महीने के बाद जो भी बिजनेस वो कंटिन्यू करेंगे, एंड उनको ये नॉलेज था कि वो अकेले ही ये बिजनेस संभाल रहे हैं, तो पाठक सर लायबल हो जाएंगे पर्सनली फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द LLP incurred during that period. मतलब कि 6 महीने के बाद वाली जितनी भी लायबिलिटी इनकर्ड होगी उसके लिए LLP रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी, उसके लिए पाठक सर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस आप लोगों को. मैंने मौका ही नहीं दिया है आप लोग को डाउट आए. तो ये बात हुई गाइस पार्टनर्स की. मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, पर अगर 2 से कम हो गए तो 6 महीने के अंदर नया पार्टनर ढूंढ लेने का, सिंपल है. अदरवाइज जो अकेला पार्टनर होगा 6 महीने के बाद उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी फॉर ऑल द डेट्स जो भी अकर होता है. नाउ बात करते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर. जैसे डायरेक्टर होते हैं गाइस कंपनी में, जैसे डायरेक्टर होते हैं वैसे LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है. Every LLP shall have at least 2 designated partner है गाइस. ये भी कितने होने चाहिए, मिनिमम 2, राइट, मिनिमम 2 वहां पे लायबल होने चाहिए, who are individual and at least one of them shall be resident in India, right. मिनिमम 2 designated partner होने चाहिए, DP बोलेंगे इसको हम, एंड आउट ऑफ देम ये दोनों में से कोई एक, 1 शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, एक इंडिया का होना चाहिए. फिर अब दोनों मिस्टर पीटर एंड मिस्टर जॉनसन दोनों फॉरेन के लेके आओ तो नहीं चलेगा, राइट, एक इंडिया का रेसिडेंट होना जरूरी है. If in LLP all the partners are body corporate, सारे के सारे पार्टनर्स क्या है गाइस, अगर सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है और इन विच 1 or more partners are individual and body corporate, at least 2 individual who are partner of such LLP or nominee of such body corporate shall act as a designated partner. मतलब क्या कि अगर आपकी LLP के अंदर 2 पार्टनर है और दोनों के दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर एक इंडिविजुअल है एक बॉडी कॉर्पोरेट है, राइट. यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है. LLP by the name SMY LLP has 3 partner
SL Limited body corporate, MIS Limited body corporate, and YI Private Limited body corporate. तीनों body corporate. This will not be considered for the registration because the requirement for LLP is to have 2 individual member as partner apart from the body corporate. So accordingly, SMY LLP must consist of at least 5 partners कि जिसमें ये तीन कंपनी है एंड 2 इंडिविजुअल वहां पे होने जरूरी है, राइट. सो 3 बॉडी कॉर्पोरेट, कोई बात नहीं, हम 3 बॉडी कॉर्पोरेट को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बट 2 इंडिविजुअल मेंबर्स तो वहां पे होने ही चाहिए. एंड उसमें से 2 इंडिविजुअल जो होंगे वो डेजिग्नेटेड पार्टनर वहां पे हो जाएंगे. क्या बोला? इफ इन LLP ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट और in which one or more partners are individual and body corporate, at least 2 individuals who are partner of LLP, 2 तो individual partners होने ही चाहिए in any case, or nominee of such body corporate shall act as designated partner. ठीक है, इस एग्जांपल से फिर से पढ़िएगा इस एक बार. LLP है, इस LLP के अंदर आप सिर्फ 3 प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनियां रखना चाहते हो तो वैसे नहीं होगा. This will not be considered for the registration because the requirement for LLP is to have 2 individual members as a partner apart from the body corporate. So accordingly, आपको ये जो आपका SMY LLP है must consist of 5 partners, 3 body corporate and 2 individual. इन जो 2 individual है उसको हम designated partner भी वहां पे treat करेंगे. फिर वहां पे लिखा है कि भैया रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए. ऑब्वियसली आपका पार्टनर जो है वो इंडियन रेसिडेंट होना जरूरी है. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मींस अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. मतलब कि सपोज आपके 3 पार्टनर्स है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, तो इसमें से कोई एक आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3, राइट, 3 में से कोई एक पिछले साल भारत में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में उसने स्टे किया होगा तो वो रेसिडेंट कहलाएगा. इस साल का मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस देखना हो तो क्या करना पड़ेगा कि मिस्टर ए या बी या सी, तीनों के तीनों ना 3 में से कोई एक पिछले साल भारत में, राइट, 182 दिन या उससे ज्यादा पीरियड के लिए रहे हैं तो वो रेसिडेंट है ऐसा माना जाएगा. देखिए नीचे एग्जांपल दिया हुआ है. There is an LLP by the name of Indian Helicopters LLP having 5 partner Mr. A, B, C, D, E, जिसमें से 3 रेसिडेंट है. In this case at least 2 should be named as designated partner. ये 5 में से 2 क्या होंगे? designated partner. Out of which एक क्या होना चाहिए? resident. Hence, if A and B are designated, then it will not serve the purpose. क्यों? Because A and B दोनों क्या है? दोनों non-resident है. समझना. So आप उन दोनों को designated partner नहीं बना सकते because A भी non-resident हो गया, B भी non-resident हो गया. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ही है. यहाँ पे आप देख सकते हो, one should be resident in India. राइट, तो ये फिर लोचा हो जाएगा अगर आपने उसको रेसिडेंट नहीं रखा तो. एग्जांपल्स पढ़िए गाइस. 3 चीजें यहाँ पे बोली डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए. 3 चीजें बोली. एक तो एवरी LLP के 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, उसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए. फिर ये तीसरा पॉइंट समझ लो, रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब उन्होंने बताया कि 182 दिन भारत में वो रहा है पिछले साल, तो एटलीस्ट एक पर्सन ऐसा, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसा होना चाहिए. एंड सेकेंड पॉइंट के अंदर उन्होंने बताया कि अगर LLP के अंदर सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट है या एक इंडिविजुअल एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो आपको कुछ इस हिसाब से अरेंजमेंट करना है कि एटलीस्ट 2 individuals who are partner of such LLP या उनके नॉमिनी of such body corporate वो ही as a designated partner वहां पे रहे. राइट, उसका एग्जांपल्स भी हमने देखा. सो अगर हम देखने जाएगा इस LLP के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो LLP के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर दोनों बातें आती है. एक तो कंपनी के सारे बेनिफिट्स इसके अंदर आ जाएंगे, समझना.
कंपनी के सारे बेनिफिट्स जो हमने पढ़ा कि वो बॉडी कॉर्पोरेट है। परपेचुअल सक्सेशन कंपनी का, ये समझना, हमने कंपनी लॉ में डिस्कस किया। सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी लॉ में डिस्कस किया। कॉमन सील कंपनी लॉ में डिस्कस किया। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी लॉ में डिस्कस किया। आर्टिफिशियल पर्सन यस कंपनी लॉ के अंदर डिस्कस किया। समझना गाइस, ठीक है। सो ये 5 जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट की लक्षण है गाइस, जो हमने ये बॉडी कॉर्पोरेट भी कंपनी लॉ के अंदर हमने डिस्कस किया था और अभी भी ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। सो गाइस ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ ली। म्यूचुअल एजेंसी, समझना। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। बिजनेस फॉर प्रॉफिट्स ओनली, ये लोग बिजनेस करते हैं प्रॉफिट्स के लिए ही करते हैं। इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर हो सकता है, ये लोग एक दूसरे के साथ मर्ज होना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का मतलब होता है इसके एक एलएलपी दूसरी एलएलपी के साथ मर्जर होना चाहती है, या 2 एलएलपी का अमालगमिशन होना चाहता है, राइट, तो वो डेफिनेटली हो सकता है। आप कन्वर्जन इनटू एलएलपी मतलब पार्टनरशिप फर्म को या कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो या एलएलपी को किसी और में, तो वो कर सकते हो। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यस, इसके भी जैसे कंपनी लॉ में कंपनी को वेरियस डॉक्यूमेंट्स आरओसी के साथ फाइल करने होते हैं, ठीक वैसे ही एलएलपी को भी वेरियस डॉक्यूमेंट आरओसी के साथ ही फाइल करने होते हैं। ये आरओसी का ही बेटा है, जैसे कंपनी भी आरओसी का ही बेटा था ना, ठीक वैसे ही गाइस ये एलएलपी भी उसका एक दूसरा बेटा है। फॉरेन एलएलपी भी अगर आप बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बना सकते हो, सिंपल है, ठीक है। सो गाइस जो चीजें आ गई है, आज मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। जो चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, टिक मार्क करते जाइए। परपेचुअल सक्सेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, राइट, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन है ये एलएलपी कोई आपके और मेरे जैसा पर्सन नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। सो ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है गाइस। ये देखिए, बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड ऑथराइज्ड एक्शन ऑफ द अदर पार्टनर। मतलब कि जैसे एक शेयर होल्डर का दूसरे शेयर होल्डर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता था, नहीं रहता था, तो यहाँ पे भी नहीं रहेगा। Thus individual partners are shielded from the joint liability created by another partner's wrongful business decision or misconduct। मतलब कि अगर एक पार्टनर कोई गलत डिसीजन ले लेता है तो उससे दूसरे पार्टनर को भुगतने की जरूरत नहीं आएगी। इन अदर वर्ड्स, ऑल पार्टनर्स विल बी लायबल, will be the agent of the LLP alone. No partner, इसको हाईलाइट करेगा इस, no partner can be bind the other partners by his act। मतलब कि अगर आज कोई LLP हमने बनाई, जैसे कि सचिन एजुकेशन LLP हमने बनाया, जिसके अंदर 2 पार्टनर है, एक सचिन ठक्कर एंड एक धवल पाठक सर, राइट। तो अगर आज मैं बिंग अ पार्टनर कोई गलत डिसीजन ले लेता हूं तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, धवल सर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे गाइस। समझना क्या लिखा, नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। फिर हमने डिस्कस किया गाइस कि हम दोनों के बीच में एलएलपी अग्रीमेंट बनेगा, राइट, मेरे पाठक सर के बीच में एंड एलएलपी एक तीसरी पार्टी होगी, हमारे बीच में एक एलएलपी एग्रीमेंट बनेगा जिसके अंदर हमारी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड होगी। समझना है, सचिन ठक्कर, धवल पाठक सर एंड एलएलपी, सचिन एजुकेशन एलएलपी, ये तीनों के बीच में एलएलपी एग्रीमेंट बनेगा, इसमें हमारा राइट्स ड्यूटीज ये सब कुछ डिसाइड वहां पे किया जाएगा। ये देखिएगा, एलएलपी एग्रीमेंट पढ़िए। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर विद इन द एलएलपी आर गवर्न बाय द एग्रीमेंट। गाइस वो एलएलपी एग्रीमेंट बनेगा, अकॉर्डिंगली हमको एक्ट करना है। द एलएलपी एक्ट 2008 प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्टनर टू डिवाइस द एग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस, कि वो लोग अपने हिसाब से, ये मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर के अंदर ही बताया कि भैया पार्टनर अपने हिसाब से जैसे भी एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं तो वो फ्लेक्सिबल है, इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे डिसाइड करना है वैसे कर सकते हैं। बट अगर आपने, समझना, मैंने आपको पहले भी बोला था ये स्टार्टिंग ऑफ द एक्ट में कि भैया अगर आपका एलएलपी एग्रीमेंट किसी बात को लेके साइलेंट है, आपने उसके अंदर वो चीज नहीं बताई है, तो उस केस के अंदर क्या फॉलो हो जाएगा, एलएलपी एक्ट लागू हो जाएगा। क्या बोला था भैया कि अगर
किसी चीज के लिए अगर आपका एलएलपी एग्रीमेंट साइलेंट रहेगा तो उस केस में एलएलपी एक्ट आपको लागू हो जाएगा। सिंपल है, राइट। सो एलएलपी एग्रीमेंट में जितनी बातें लिखी है पहले हम वही फॉलो करेंगे, हम एलएलपी एक्ट के अंदर नहीं देखेंगे। बट अगर आपका एलएलपी एग्रीमेंट उस चीज के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया है तो फिर हमको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, एलएलपी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल है। आर्टिफिशियल पर्सन आप अपने हिसाब से पढ़ोगे, कॉमन सील जैसे कंपनी लॉ के अंदर कॉमन सील होता था ठीक वैसे ही यहाँ पे लायबिलिटी जो रहेगी पार्टनर्स की वो लिमिटेड रहेगी गाइस। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कौन मैनेज करता है? सो गाइस समझिए, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, द पार्टनर्स इन द एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ एलएलपी बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीगल कंप्लायंसेस। ये नया आया, ये देखिए गाइस, ये एलएलपी होता है ना, सी कंपनी की बात करें यहाँ पे तो कंपनी के अंदर तो बिजनेस कौन मैनेज करता है बताइए ना मेरे को, कंपनी के अंदर बिजनेस कौन मैनेज करता है? डायरेक्टर, राइट। यहाँ पे तो डायरेक्टर ही बिजनेस मैनेज करते हैं। एंड कंपनी के अंदर कोई कंप्लायंसेस करने हैं तो कंप्लायंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? कंप्लायंस मतलब ऑडिट करवाने की कंप्लायंसेस, रिटर्न फाइल करने की कंप्लायंसेस, ये सब कुछ किसको करने का रहेगा? सीएस, डायरेक्टर को। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा गाइस? कंपनी के अंदर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डायरेक्टर की है एंड कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? डायरेक्टर की है। बट यहाँ पे एलएलपी के अंदर ऐसा नहीं है। एलएलपी के अंदर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, बिजनेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पार्टनर की है, बट कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो डेजिग्नेटेड पार्टनर की है। समझना गाइस, कंपनी ये दोनों लिख दीजिए गाइस, कंपनी के बारे में लिखिए बिजनेस मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? डायरेक्टर की। बट कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? डायरेक्टर की है, राइट। एलएलपी के अंदर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की है, कंप्लायंस की डेजिग्नेटेड पार्टनर की है। देन उसके बाद गाइस, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? तो एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया, राइट। 2 इंडिविजुअल एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिसमें से एक रेसिडेंट होना जरूरी है। एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द पार्टनर इन एलएलपी। सो गाइस, अगर हम पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात करें, ये हो गया अपना पार्टनर, ये बोलते हैं हम ये पार्टनर, और ये हो गया डेजिग्नेटेड पार्टनर, राइट। ये हो गया मिनिमम एंड ये हो गया मैक्सिमम, ठीक है। सो मिनिमम 2 होने चाहिए, ये भी 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे भी वैसे कोई लिमिट नहीं है, जैसे आप एलएलपी एग्रीमेंट में लिखोगे, राइट, वैसे आप उसको कर सकते हो एज पर एग्रीमेंट। समझ गए? एज पर एलएलपी एग्रीमेंट, सिंपल है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट मतलब कि ये लोग लॉस नहीं करेंगे। अरे लॉस तो हो ही सकता है ना, मतलब ये लोग चैरिटी नहीं कर सकते। जैसे कंपनी तो चैरिटी के लिए बन सकती है, कौन सी कंपनी थी वो जो चैरिटी के लिए बनती है? यस, वेरी गुड मेरे बच्चों। ठीक वैसे ही क्या सेक्शन 8 एलएलपी है? अरे ना सर, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। एलएलपी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर द चैरिटेबल और द नॉन इकोनॉमिक पर्पस। एलएलपी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए बनेगा बाबा, उसके लिए हम कोई चैरिटी वगैरह नहीं कर सकते, सिंपल है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, ये तो कंपनी जैसा ही है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसका इन्वेस्टिगेशन करना है कि भैया ये कुछ लोचा कर रहा है एलएलपी, ऐसा कुछ भी है तो वो डेफिनेटली कर सकता है, ठीक है। आप किसी कंपनी को एलएलपी में या एलएलपी को किसी कंपनी के अंदर अगर कन्वर्ट भी करवाना चाहते हो गाइस, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। यहाँ पे आप मर्जर अमालगमेशन करना चाहते हो, 2 एलएलपी को मिक्स कर देना चाहते हो, मर्ज कर देना चाहते हो, जैसे जैसे ये आपका वोडाफोन का कंपनी आइडिया के अंदर मर्ज हो गया, या फिर आइडिया वोडाफोन में हुआ है, कैसे हुआ है? वोडाफोन आइडिया में हुआ कि आइडिया वोडाफोन में हुआ? एनी आइडिया? सर आइडिया वोडाफोन, आइडिया वोडाफोन में हुआ है। कितने लोग ऐसा बोलते हैं? मुझे मैसेज कीजिए कि आइडिया वोडाफोन में हुआ है। से यस, मैसेज कीजिए यस।
अगर आप लोग ऐसा बोलते हो कि आइडिया तो वोडाफोन आइडिया में हो गया ना, वोडाफोन ने बेच दिया था ना आइडिया को। हाँ वोडाफोन आइडिया में हो गया। पर वोडाफोन, अरे 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 मेरे भाइयों तथा बहनों, नो नो, सिर्फ बहनों एंड बहनों बोलिए मत, मैसेज कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आइडिया वोडाफोन में हुआ है देन से यस। भाइयों चुप थे, बहनों बहुत ज्यादा बोल रही थी। अरे सर इसने तो इसको बेच दिया था। नहीं गाइस, जितने भी लोगों ने आंसर दिया है यस, राइट, वो सबका गलत है। वोडाफोन आइडिया में मर्ज हुआ है। वोडाफोन आइडिया में मर्ज हुआ है, समझना। एंड फिर मर्ज होने के बाद आइडिया का जो नाम था, मर्ज होने के बाद आइडिया का नाम चेंज करके वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कर दिया है। सर ऐसा कर सकते हैं? यस बेटा कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया में मर्ज हुआ है सीए फाइनल के अंदर, अभी टॉपिक चल ही रहा है गाइस, और आप लोग को भी सिखाऊंगा 2 साल के बाद जब आप सीए फाइनल के अंदर आ जाओगे। बस मैं तो ऐसा ही आशा रखता हूँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर कर दोगे, सेकंड आप फिर आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा उसमें सीए इंटर, दोनों ग्रुप एक साथ आप क्लियर कर दोगे। एंड 2 साल के बाद इसी टाइम पे, इसी 13 अगस्त 2023 को मैं आपको सीए फाइनल का कॉम्प्रोमाइज एंड अमालगमेशन अरेंजमेंट वाला चीज पढ़ाऊंगा गाइस। पूरा कंपनी लो पढ़ाता हूं मैं, पूरा सब्जेक्ट 100 मार्क्स का मैं अकेला पढ़ाता हूं, डोंट वरी, सीए फाइनल के अंदर, राइट। विल डिस्कस गाइस। ठीक है, उसमें मैं आपको पूरा अमालगमेशन बताऊंगा गाइस, पूरी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। और आप लोग को तो मालूम है कंसेप्ट के बिना तो मैं आगे ही नहीं बढ़ता हूँ, राइट। सो गाइस मैं तो लिटरली वहां पे आपको वेबसाइट विजिट करवाऊंगा, ले जाऊंगा, राइट। यहाँ पे भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ है गाइस अपना सिलेबस, ठीक है। बहुत अभी तो मैं आपका खून चूसने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, एनी कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट इंक्लूडिंग मर्जर, अमालगमेशन, एलएलपी का आप एलएलपी एक्ट के हिसाब से कर सकते हो। आप किसी भी अनलिस्टेड कंपनी को एलएलपी के अंदर या एलएलपी को कंपनी के अंदर कन्वर्जन करना चाहते हो तो आप कन्वर्जन भी कर सकते हो। ये देखिए, राइट, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब के जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है गाइस, एलएलपी को बहुत सारे फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं, राइट। सो गाइस ये ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें ना गाइस, तो एवरी एलएलपी हैव टू फाइल देयर डॉक्यूमेंट्स। तो ये ई फाइलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग करना है आपको, हार्ड कॉपी फाइल नहीं करना है। ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स mca.gov.in वाली वेबसाइट पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आपको वेरियस फॉर्म्स फाइल करने हैं, राइट। उसको ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। ये जो भी ई फाइलिंग आप करोगे, राइट, ये डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल करके, राइट, आपको फिजिकल सिग्नेचर नहीं करना है गाइस। कौन सा सिग्नेचर करना है? आईडी पासवर्ड, आप आईडी पासवर्ड वाला सिग्नेचर होगा गाइस, राइट। डिजिटल साइन करना है, वो डिजिटल साइन करके आप आरओसी में ये वेरियस डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, every form or application of document required to be filed or delivered under the act, the rules made thereunder, that shall be filed in the computer readable electronic form on its website mca.gov.in in and authenticated by a partner or designated partner, राइट। कोई पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, मतलब कि सिग्नेचर करेंगे। ऑथेंटिकेट करना मतलब उसको साइन करना, बाय द यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक और द डिजिटल सिग्नेचर, सिंपल है। फॉर एन एलएलपी Section 21M defines foreign limited liability partnership as a limited liability partnership जो आपने फॉर्म किया, इनकॉर्पोरेट किया, रजिस्टर किया, कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया, बट उसका यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसको हम फॉरेन एलएलपी बोलेंगे। फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी में पार्टनर भी बनना चाहता है तो वो बन सकता है। सो गाइस फॉरेन एलएलपी ये हमारा 7 समंदर है। क्या है? 7 समंदर। ये हमारा इंडिया है,
एंड 7 समंदर के पार क्या होता है गाइस? फॉरेन होता है। 7 समंदर पार के तेरे पीछे पीछे आ गया रे, मैं तेरे पीछे पीछे है। कम ऑन गाइस। सो यहाँ पे अगर आपका एलएलपी का जन्म फॉरेन में हुआ है, बट वो यहाँ पे आया क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। तो इस एलएलपी को हम इंडिया में बोलेंगे फॉरेन एलएलपी, जैसे हम फॉरेन कंपनी का कंसेप्ट समझते थे, ठीक वैसे ही गाइस। ठीक है। सो यहाँ पे 21M क्या बोलता है? फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब ये होगा कि भैया कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर हुई है इंडिया में, नो आउटसाइड इंडिया में, बट उसका यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया के अंदर, तो उसको हम फॉरेन एलएलपी बोलेंगे। फॉरेन एलएलपी अगर इंडियन एलएलपी में पार्टनर बनना, किसी को बोलना मजा, सीक्रेट बात बता रहा हूं, फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकता है। ये देखिए, अच्छा हुआ बता दिया, हमको तो मालूम ही नहीं था। फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन एन इंडियन एलएलपी। कम ऑन गाइस, फटाफट बन सकता है फॉर श्योर। ठीक है। सो सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए गाइस यहाँ पे। एवरी फीचर्स वी हैव डिस्कस्ड एक्सेप्ट जो रिपीटेड है। रिपीटेड बोले तो वैसे हमने यहां से स्टार्ट कर दिया था, राइट? बस यस, ये एलएलपी एग्रीमेंट भी किया, म्यूचुअल एजेंसी भी किया, बॉडी कॉर्पोरेट है गाइस, परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब एलएलपी में अगर दोनों पार्टनर की डेथ भी होगी तो क्या एलएलपी बंद हो जाएगी? ना सर, नहीं होगी। ऐसे तो बंद कैसे हो सकती है, राइट? एलएलपी बंद बिल्कुल भी नहीं होगी गाइस, एलएलपी बंद नहीं होगी, एलएलपी चलती रहेगी। जो पार्टनर से उसके जो लीगल हेयर होंगे, राइट, जो उसके वारसदार होंगे, वो नए पार्टनर्स अपॉइंट कर सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी है गाइस, एलएलपी डिफरेंट है और उसके पार्टनर्स अलग है, राइट? वो असेट्स होगी, वो एलएलपी का अधिकार होगा, लायबिलिटी होगी तो वो एलएलपी की होगी, पार्टनर्स को कोई लेना देना उसके अंदर नहीं है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। ठीक है। सो गाइस, ये सारे फीचर्स आपको एक बार लिखने हैं। ओ सर क्या कर रहे हो, आपने होमवर्क दे दिया? यस गाइस, आपको ये सारे फीचर्स 16 के 16 एक बार लिखने हैं, बट पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखने, आपको पॉइंट पॉइंट, जैसे ये कॉमन सील है, राइट? जैसे मैं आपको बता दूं, ये मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है, तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। एक एरो करने का, पहले ही टाइटल लिखने का, एरो करने का, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। दूसरा एरो, shall also have or LLP also have at least 2 individual designated partner, out of whom one shall be resident in India. तीसरा एरो, there is no maximum limit on the partners in LLP. समझे? सो गाइज, आपको पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, टॉपिक हेडिंग लिखा आपने और फिर नीचे एरो करके आपने स्टार्ट कर दिया। तो ये 16 के 16 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एलएलपी के लिखने के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होमवर्क रहेगा गाइस, 2 पेज का ही होमवर्क है। अभी एडवांटेज की अगर हम बात करें गाइस, तो बहुत सारे एडवांटेज हो गए। ऑर्गेनाइज्ड है, ऑपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। ये किस पे ऊपर चलता है गाइस? तो ये एलएलपी एग्रीमेंट के ऊपर चलता है। जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा, राइट, तो एग्रीमेंट तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गाइस इसने, इजीली फॉर्म हो जाता है। पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, जितना कैपिटल लाना है आप 10 रुपए से भी एलएलपी चालू कर सकते हो। लो करो बात, 5 रुपया आपने लाया, 5 रुपया मैंने लाया और कंपनी चालू की, एलएलपी चालू की, कर सकते हैं और इजीली उसको बंद भी कर सकते हैं गाइस। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ एलएलपी। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट्स है प्लीज आस्क।